हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम लोग कक्षा 6 मल्हार पुस्तक से पाठ 6 मेरी माँ इसकी अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। इसकी व्याख्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं और 5 चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले पढ़ेंगे मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा होगा, उसके सामने तारा बनाइए, स्टार बनाना है आपको। प्रश्न है हमारा, किंतु यह इच्छा, यहाँ पर दिया गया है कि किंतु यह इच्छा जो है पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? तो बताना है भारत माता के साथ रहने की, ठीक है, या फिर अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ के जीवन पर्यंत सेवा करने की, या भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। तो आपको बताना है इसमें सटीक उत्तर कौन सा होगा, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा न करने की। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा जो आदेश था वो क्या था? आदेश की बात हो रही है कि देश की सेवा करना था, या कभी किसी के प्राण न लेना, या किसी से छल न करना, सदा सच बोलना। इनमें से उन्होंने कौन सी शिक्षा या कौन सा आदेश अपने पुत्र को दिया था? तो कौन सा दिया था कि कभी किसी के प्राण ना लेना। तो ये है हमारा उत्तर आज का। अगला प्रश्न देखेंगे। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। यहाँ पर अभी जो हमने प्रश्न चुने थे, तो इसके अलावा भी उसमें जो ऑप्शन थे उनको हम चुन सकते थे, लेकिन आपको तर्क फिर वही देना होगा। तर्क का मतलब है कि अपनी बात को पूर्ण रूप से सत्य करना, जो आपने बोला है। जैसे आप स्कूल में डिबेट करते हो ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपने जो उत्तर चुना है पाठ के अनुसार आप उसका तर्क दीजिए। तो देखते हैं इसका तर्क। पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें था, हमने पहला चुना था कि उन्होंने अपनी माँ की जो सेवा थी वो जीवन पर्यंत न करने का एक जो आशंका थी वो उनके मन में थी। पहले प्रश्न में बिस्मिल अपनी माँ की सेवा करना चाहते थे, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें यह संभव नहीं लग रहा था। लेखक को लगता था कि वे अंत समय में माँ से नहीं मिल पाएंगे। अंत में मृत्यु का समाचार ही मेरी माँ के पास पहुंचेगा। तो ये उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो क्रांतिकारी हैं और अंग्रेज सरकार उन्हें क्या कर देगी, फांसी दे देगी। इसीलिए उन्हें इस बात का डर था। दूसरे प्रश्न अब तो हमने चुना था। दूसरे प्रश्न में उनकी माँ ने कभी किसी के प्राण न लेने का आदेश दिया था, जिससे उनकी अहिंसा, यहाँ पर देखेंगे अहिंसा, नैतिकता की भावना झलकती है। सत्यनिष्ठता, क्योंकि वह हमेशा कर्तव्य परायणता और नैतिकता को मानने वाले थे। इस तरीके से हमने अपने तर्क के अपने उत्तर को सिद्ध किया कि हमने इसलिए उत्तर चुना है। अगला प्रश्न देखेंगे। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें आप समझिए। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया कि इन्हें आप समझिए कि और इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका अर्थ क्या समझ में आया है। कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर पाठ में से कुछ लाइनें दी गई हैं, आपने टीचर ने जो आपको पढ़ाया या आप इस वीडियो में पढ़कर बता सकते हैं कि आपने इनके अर्थ को क्या समझा है। तो पहली पंक्ति है हमारी, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया था कि अगर मेरी माँ जो है वो असाधारण है, मतलब उनकी वजह से आज मैं इतना मतलब एक ऐसा व्यक्ति बना, नहीं तो मैं बाकी जैसे जीवन जीते मेरा जीवन वैसे होता। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। ये पंक्तियां हमारी किस में से ली गई हैं, चैप्टर में से ली गई। अब इनके अर्थ आपको लिखने हैं, तो देखते हैं इसके उत्तर को। अगर हम पहले उत्तर की बात करें तो इसका अर्थ है कि यदि बिस्मिल की माता इतनी प्रेरणादायक ना होती तो वे भी आम लोगों की तरह साधारण जीवन जीते और देश के बलिदान देने की भावना उनमें ना आ पाती, क्योंकि बलिदान देना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उनके इस आदेश की पूर्ति के लिए, तो इसका देखें उत्तर। इसका अर्थ है कि उनकी मां ने उन्हें किसी के प्राण न लेने का आदेश दिया था, लेकिन क्रांतिकारी संघर्ष में परिस्थितियों ऐसी आई कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। क्योंकि क्रांतिकारी व्यक्ति, जिस तरीके से हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय ये मुमकिन नहीं था कि बिल्कुल भी हम किसी के साथ उसके प्राण न लें, क्योंकि अंग्रेज सरकार तो हमारे भारतीयों के साथ दिन पर दिन अत्याचार बढ़ाते चले जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी कई बार प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। मिलकर मिलान करें। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ तथा संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय, आप शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। मतलब आपको कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, एक तरीके से अर्थ उनके मिलाने हैं आपको। ठीक है, जैसे ये हैं शब्द,
और इनके अर्थ इनके संदर्भ में, जैसे देवनागरी है, आर्य समाज है, मेजनी है, गोविंद सिंह, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे चैप्टर में आई थी। देवनागरी कहाँ पर आया था, आर्य समाज में क्या बात की थी, मेजनी और गोविंद सिंह। ठीक है, तो इसके उत्तर की बात अगर हम करें, देवनागरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि देखो देवनागरी जो है वो क्या है, भारत की एक भाषा लिपि है जिसमें हिंदी, तो हम इसका मिलान कर सकते हैं किससे, नंबर 4 से। आर्य समाज क्या है, ये है आपका महर्षि दयानंद। मेजनी क्या है, इटली का एक समाज सुधारक मतलब दल है जिसके वो नेता थे। गुरु गोविंद सिंह क्या है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु। ठीक है, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये हमने पढ़ लिया था। इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, ठीक, या फिर हम इस तरीके से उसके उत्तर को आमने सामने भी लिखकर अपने उत्तर को दे सकते हैं। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे आप वैसे उत्तर को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनको पढ़ना है और उत्तर देना है। बिस्मिल की माता, यहाँ पर दिया गया है ना, अब देखेंगे ध्यान से कि बिस्मिल की माता जी जब ब्याह कर आई थी तो उनकी आयु काफ़ी कम थी, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, देखेंगे इनके उत्तर। अगर हम इस प्रश्न की बात करें पहले वाले की, तो बिस्मिल की माता जी ने परिवार के रीति रिवाजों को अपनाया, बहुत जल्दी उन्होंने सीख लिया। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि दादी जी ने अपनी बहन को बुलाया था और उन्हें जल्दी ही घर के काम काजों को सिखाया था। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। बिस्मिल जी की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाया, उन्होंने उनकी माता जी को घर के काम काज सिखाए। धीरे धीरे उन्होंने सारे घरेलू काम सीख लिए और घर की अच्छी देखभाल करने लगी। उन्हें पता चल गया था कि उनको घर के अनुकूल किस तरीके से अपने आप को ढालना, घर के कैसे कैसे काम करने, बहुत जल्दी उन्होंने सीख लिया। अगला प्रश्न था, इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। मोहल्ले में जो महिलाएं शिक्षित थी, सखी सहेली उन्होंने जो बनाई थी, तो वो जो महिलाएं शिक्षित थी उनसे वे अक्षर पहचानना सीखती थी। दिन भर घर का काम करने के बाद जो भी समय बचता उसमें वे पढ़ाई करती थी। उनकी मेहनत और लगन से वे जल्द ही देवनागरी लिपि में लिखी हुई किताबों को पढ़ना लिखना सीख लिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी छोटी बेटियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब उनकी लगन और मेहनत से नहीं, घर के काम काज करने के बाद जो समय बचता वो कभी भी फालतू नहीं उसे व्यर्थ करती थी। हमेशा जो मोहल्ले की पढ़ी लिखी महिलाएं थी उनके साथ बैठती और अक्षर ज्ञान करती। अक्षर ज्ञान का मतलब क्या, आ ई उ ये वर्णमाला सीखती, तो उन्हें धीरे जल्दी ही वर्णमाला यानी कि देवनागरी लिपि का ज्ञान हो गया। और देवनागरी लिपि में जितनी भी लिखी हुई पुस्तकें होती, हिंदी है ना, मराठी, गुजराती, आपको बताया था मैंने, संस्कृत, इनको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। स्पेशली उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग किया। अब यहाँ पर बताया गया कि बिस्मिल जो इतने साहसी थे, क्रांतिकारी बने और देश पर उन्होंने जो प्राण बलिदान दिया, उसके लिए इतना साहस कहाँ से आया, उनमें प्रेरणा का जो स्रोत है वो किसके द्वारा आया। तो यहाँ पर देखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल जी की माता ने उन्हें साहसी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें सत्य, न्याय, कर्तव्य परायणता की शिक्षा देकर बिस्मिल को अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। देशभक्ति की भावना जगाते हुए उन्होंने निडरता और बलिदान की सीख दी। उनकी प्रेरणा से ही बिस्मिल एक साहसी और निडर क्रांतिकारी बने। इस तरीके से हम अपने उत्तर को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा की महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। मतलब आज तो समय सभी महिलाएं से पढ़ाई कर रही हैं, वो खुद भी शिक्षित हो रही है, उनको शिक्षित किया भी जा रहा है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। लेकिन अगर हम इस चैप्टर को देखें तो कैसे कह सकते हैं कि वो शिक्षा के महत्व को समझती थी, तो देखेंगे इसका उत्तर। राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी ने शिक्षा के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था। ठीक है, अपने विवाह के बाद उन्होंने स्वयं शिक्षित होने का प्रयास किया, घर के कार्यों के साथ साथ पढ़ाई भी की। उन्होंने अपनी बेटियों को भी आरंभिक शिक्षा दी। बिस्मिल की उच्च शिक्षा और स्वतंत्र विचार प्रोत्साहत, ठीक है, उनको जो मोटिवेशन का काम था, उनके स्वतंत्र विचार जो थे, इसमें उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शिक्षा व्यक्ति के विकास और समाज की उन्नति के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित समाज ही उन्नति कर सकता है। आगे देखेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचार वाली महिला थी। मतलब यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से अपनी माँ के बारे में बताया है, तो प्रश्न भी उन्हीं पर ज़्यादातर बने हुए हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र थी और उदार विचारों वाली महिला थी। देखेंगे इसका उत्तर, बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली महिला थी, क्योंकि उन्होंने सामाजिक मान्यताओं से हटकर अपने बेटे को देश सेवा और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। जहां उनकी दादी जी और उनके पिताजी मना करते थे, वहीं पर
इनकी माँ ने उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया। वे अपने बेटे के क्रांतिकारी विचारों को समझती थी और उनका साथ देती थी, उनका सम्मान करती थी। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अहिंसा का संदेश कभी नहीं छोड़ना है। मतलब उन्होंने बोला था ना कि मैं एक आदेश देती हूँ कि किसी के प्राण नहीं लेना। उनका यह दृष्टिकोण उनकी स्वतंत्रता और उदारता को बताता है। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मकथा की रचना। आत्मकथा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑटोबायोग्राफी। जब व्यक्ति स्वयं लिखता है तो वो क्या कहलाती है, आत्मकथा। मतलब अपनी आप बीती जब लिखता है उसमें। अब बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ के हम उनके साहसिक विचार, बलिदान, त्याग, देश सेवा को अच्छे से समझ सकते हैं। यह पाठ रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है, छोटा सा एक हिस्सा है, ये पूरी पुस्तक नहीं है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। कई बार व्यक्ति जैसे डायरी लिखते हैं ना, खुद के ही लिए आत्मकथा लिखते हैं, अपने जीवन की गाथा को दूसरों के सामने ना बोलकर वो सिर्फ अपने लिए लिखते हैं। और कई बार इसलिए लिखते हैं कि लोग इस घटना को जाने, सुने और समझें, क्योंकि ऐसा वो करेंगे तो उनके जीवन में भी बदलाव हो सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज में बहुत बड़ा बदलाव करते हैं। वो व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ने से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दो तरीके से आत्मकथा लिखी जा सकती है। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ को ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक ने स्वयं अपने बारे में लिखा। हम ये कैसे कह सकते कि लेखक नहीं लिखा, मतलब स्वयं, क्योंकि पाठ को लिखने वाला तो लेखक कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा आत्मकथा ही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पंक्तियां ऐसी दी गई हैं। आप जब पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको पता चल जाएगा कि लेखक स्वयं अपने निजी जीवन के बारे में कह रहा है। देखिए, जैसे इसमें क्या था, आत्मकथा की रक्षा के लिए यहाँ पे कुछ पंक्तियां हमने चुनी, जैसे मेरी माताजी देवी थी। तो आप इसमें देख सकते हो ना कि मेरी माताजी मतलब लेखक स्वयं कह रहे, मुझ में जो कुछ भी जीवन और साहस आया तो मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। ठीक है, ये भी लाइन लेखक ने स्वयं के लिए लिखी। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। तो ये सारी बातें आपको लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने स्वयं के बारे में लिखा है, इसीलिए ये आत्मकथा है। आगे अपने समूह में सूची। अब ये क्या है जो हमने इस तरीके की, मान लीजिए ये आपकी एक एक्टिविटी जैसा प्रश्न है कि शिक्षक ने या शिक्षिका ने बच्चों को बोला कि आप उन पंक्तियों को छांटें। अब बच्चों ने क्या किया, पंक्तियां छांट ली हैं। अब एक 1 बाय 1 करके कि ठीक है, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। इस तरीके से कक्षा में आपको इसे साझा करना है, मतलब बताना है एक दूसरे। ठीक है, अध्यापक के माध्यम से या आप स्वयं भी कक्षा में इसको कर सकते हैं। अगला देखेंगे, शब्द प्रयोग तरह तरह की। माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस बात में अक्षर बोध का अर्थ है क्या है, बोध ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में पढ़ा था, ये क्या है, हाइफन है। ठीक है, यहाँ पर शब्द युग्म बनाना हमने सीखा था पिछली क्लास में, इससे पहले वाले चैप्टर में, कि किस तरीके से इसका अर्थ क्या होता है कि दो शब्दों को जोड़ना, उनके बीच में योजक शब्द है, कौन सा है, और। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव होता है। संक्षेपीकरण मतलब छोटा कर देना। ये हम अक्सर क्या करते हैं, चीज़ों को शॉर्टकट बना लेते हैं शॉर्टकट। कई आजकल तो बच्चे भी बोलते हैं मैम इतना बड़ा आंसर, अरे आप पूरा अर्थ तो लिखोगे ना, इतना भी शॉर्टकट आपको नहीं करना है। संक्षेपीकरण का मतलब है कि आप पूरी तरीके से अर्थ स्पष्ट हो जाए, जितना हो सकता है उतना ही करें। संक्षेपीकरण के चक्कर में अर्थ का अनर्थ ना करें। तो यहाँ पर बताया गया कि पढ़ना लिखना मतलब और शब्द को हमने क्या किया, संक्षेप कर दिया, उसमें बीच में से लोप कर दिया। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर उनकी सूची बनाइए। तो देखेंगे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हमने कैसे करके लिखा है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया, बीच में से उनके शब्दों को गायब कर दिया, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि इसका अर्थ क्या, पढ़ना और लिखना। जैसे यहाँ पर सेवा समिति। सेवा समिति का अर्थ मतलब उसी, अब इसको सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग करना है। बताया गया था ना कि वाक्य में भी आप इसे प्रयोग। उसी समय साझापुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। अगला है कामकाज। तो काम, घर के जो कामकाज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक 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 है, सखी सहेली, डांट फटकार, देश सेवा, देश की सेवा, पालन पोषण, पालन और पोषण, जन्म जन्मांतर, जन्म से, ठीक है, जन्म जन्म से, भोग विलास, भोग और विलास, बलि देवी यानी कि देवी को देने वाली जो भेंट होती है वो, धर्म रक्षा, धर्म के लिए रक्षा करना। इस तरीके से, और इनको मैंने सेंटेंस में बना के दिखाया कि किस तरीके से इनका अर्थ पूरा निकल रहा है। धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों की बलिदान पर मिठाइयाँ बांटी थी। तो इस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए, तो हमने कि धर्म की रक्षा के लिए न लिखकर धर्म रक्षा, एक ही बात है। इसी प्रकार से अपने जीवन की बलि देवी की भेंट कर गया। तो ये हम सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो इनमें कुछ भी आपका अर्थ ऐसा नहीं हो रहा कि आपको समझ में नहीं, अर्थ भी समझ में आ रहा है, और हमने यहाँ पर शब्दों को संक्षेप भी कर दिया, मैंने यानी कि छोटा कर दिया। तो इसी तरीके से आप और भी शब्दों को अपने चैप्टर से या अलग से भी आप शब्दों को लिखकर उनके वाक्य बनाएंगे। आगे देखेंगे, पाठ से आगे आपकी बात। राम प्रसाद बिस्मिल ने
बिस्मिल के मित्रों के नाम लिखिए, खोजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। यहाँ पर बताया गया कि आप ऐसे राम प्रसाद बिस्मिल के जो मित्र थे उनको आप ढूंढें, चाहे आप इंटरनेट की सहायता लें, शिक्षक की सहायता लें या पुस्तकों की सहायता लें। तो देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल के कुछ प्रसिद्ध मित्र थे, जैसे अशफाकुल्ला खां। काकोरी कांड की जो काकोरी षड्यंत्र कांड था ना, उसी की बात करें। काकोरी षड्यंत्र में साथी, क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोगी थे इनके। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, जो उनके साथी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह भी, ये तो इनकी कौन है, साथी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। और कहाँ कहाँ पर इनके नाम मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनके मित्र थे। जैसे भगत सिंह की बात करते हैं, युवा क्रांतिकारी बिस्मिल से प्रेरित थे। अगला है राजेंद्र लाहिड़ी, ये काकोरी कांड में इनके साथी थे। तो काकोरी कांड बहुत ही फेमस हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो उसमें किस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया था, उसी में इनके साथ देने वाले, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये इनके मित्रों की सूची यहाँ पर है और उनसे जुड़ी गतिविधियाँ भी हैं। ऐसे आप और भी इनके जीवन से जुड़े हुए पहलुओं को इंटरनेट की सहायता से खोज सकते हैं। आगे देखेंगे, नीचे लिखे बिंदुओं के आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए कि उनके बारे में गहराई से जानिए। मतलब एक होता है आत्मकथा और दूसरा क्या होता है, जीवनी। जब किसी के जीवन को बहुत बारीकी से जानना, उनके उनके जन्म, मृत्यु, उनकी अच्छाइयाँ, उनके अचीवमेंट्स, उनके रंग, खान पान, हर एक विचार उनके जब हम जानते हैं और उनके बारे में लिख देते हैं तो वो जीवनी कहलाती है। उनका प्रिय रंग क्या है, भोजन क्या है, गीत क्या था, बचपन कैसा था, बचपन की यादें कैसी थी, प्रिय स्थान कौन सा था, वो कौन कौन से कार्य करते थे। इस तरीके की सूची आपको बनानी है। किसके लिए, अपनी माँ या अभिभावक से बातचीत करके, या तो अपने शिक्षक के बारे में या अपनी माँ के बारे में। यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए उनका प्रिय रंग क्या था, अपने आप शिक्षक से बात कर सकते हो कि उनका प्रिय रंग क्या है, उनको कौन सा खाना अच्छा लगता है, उनको कौन सा गीत अच्छा लगता है, या माँ से बात करके पूरी एक सूची बनाइए। जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल ने बताया उनकी माँ कितनी एज में थी जब उनकी विवाह हुआ था, फिर वो कैसे उन्होंने उनके बारे में उनको प्रेरित किया, फिर मोहल्ले की औरतों से कैसे पढ़ना लिखना सीखा, इस तरीके से। उदाहरण के लिए, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है, इस तरीके से। पुस्तकालय या इंटरनेट से भी कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर पढ़िए। मतलब अपनी लाइब्रेरी में जाकर, अगर आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी में जाकर इन राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा वहाँ से लेकर आप पढ़ सकते हो। अगर लाइब्रेरी नहीं है तो आप मार्केट से या फिर आप ऑनलाइन मंगाकर कोई बुक उनकी पढ़ सकते हो। नहीं है तो इंटरनेट पे बहुत सारी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाती हैं, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें, जैसे उनके पत्र, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे, जैसे आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, ठीक है, उन पत्रों के आप देख सकते हो। आत्मकथाएं पढ़ सकते हो, जीवनी पढ़ सकते हो, आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा करिए। मतलब जो क्रांतिकारी थे, जो नेता लोग थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, ऐसे देशभक्तों के बारे में हमें जानना जरूरी है और जानना भी चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। जैसे हमने कुछ उदाहरण दिए आपके लिए, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, निज जीवन की एक छटा, ये उनकी क्या है, आत्मकथा का नाम है, जिसका एक छोटा सा अंश हमने अभी अपनी पुस्तक में पढ़ा है। अन्य देशभक्तों की आत्मकथाएं हैं या जीवनियां, जैसे मेरा संस्मरण, ये भगत सिंह की है। आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू की है। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की है। इस तरीके से और भी लोगों की। ये तो सिर्फ मैंने नाम दिए हैं, आप इनको एक बार पढ़ के भी देखिए। ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम इनकी समरी पढ़ लीजिए। शब्दों की बात, आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए प्रयुक्त शब्द, जैसे हम भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, आप उन बोलियों में अपनी माँ को क्या कहते हैं। और उन क्या आप आपके क्षेत्र में, जैसे आप उत्तर प्रदेश से, बिहार से हैं, आप तमिलनाडु से हैं, आप उड़ीसा से हैं, आप गुजरात से हैं, तो वहाँ पर माँ को क्या बोला जाता है, और इन सारे शब्दों में कुछ समानता है क्या, देखते हैं। जैसे हिंदी में माँ बोलते हैं, अंग्रेजी में मदर या मॉम बोलते हैं, संस्कृत में मात्र या जननी, बंगाली में माँ, ठीक है, तमिल में आई, पंजाबी में माँ। ये शब्द अगर आप देखेंगे, माँ यहाँ पर भी आ रहा है, माँ आ रहा है, ठीक है, अम्मा आ रहा है, मलयालम में अम्मा आ रहा है। तो यहाँ पर हमें जो सबसे ज़्यादा, माँ हिंदी में भी है, ठीक है। तो अगर इन सारे शब्दों में देखें तो हमें माँ की ध्वनि जो है वो ज़्यादातर समान दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक माँ शब्द के पर्यायवाची भी समझ सकते हो अलग अलग भाषाओं में, कि माँ के पर्यायवाची मात्र, जननी, माँ, आई, बा, मौज, अम्मा, ठीक है। और हो सकता है कि आपको इनमें से बहुत सारे पता हो, और हो सकता है कुछ आप पहली बार देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की पहेली, यहाँ दी गई वेग पहेली से पाठ के 12 विशेषण दिए गए, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। आप जैसे पजल सॉल्व करते हो ना, न्यूज़पेपर वगैरह में आती है, तो बड़ा मजा आता है इसको सॉल्व करने में। तो आप पहले कोशिश कीजिए, देन उसके बाद आप यहाँ से अपने उत्तर को मैच कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है,
ये मैंने आपको सॉल्व कर दी है, आप अपने पहले सॉल्व खुद से करिए और उसके बाद अपने उत्तर को मैच कर लीजिए, क्योंकि जब आप खुद से करेंगे तो आपका ब्रेन डेवलप होगा, इससे आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या प्रत्येक दिया है, ठीक है, इसी प्रकार से 11 दिया है, साधारण दिया है, ठीक है, आप अपने आप से छांटिए और कोशिश कीजिए। स्वाधीन दिया है, दुख भरी दिया है, शब्द बनाने जो मीनिंगफुल हो। आगे बढ़ते हैं झरोके से। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में दुख भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, वह भक्ति दे विस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कायर ना यह हृदय हो। ये बिस्मिल की एक लिखी हुई लाइन है मातृभूमि के लिए। कितनी प्यारी लाइन लिखी है उन्होंने कि अपनी मातृभूमि के लिए अर्थात भारत माता के लिए कितने सुंदर उनके विचार हैं। कोई देशभक्त और बलिदान दे तो उसके विचारों को हमें हमेशा उनको जीवित रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसकी थोड़ी व्याख्या अगर हम देखें, इस कविता में देशभक्ति मातृभूमि के प्रति समर्पण का जो भाव है, ठीक है, वो हमें कवि ने बताया है कि मातृभूमि की जय और विजय की कामना की है। वे चाहते हैं कि मातृभूमि का प्रकाश अज्ञानता और दुख को दूर करें, प्रकाश बढ़े, अज्ञानता को दूर करें। कवि ऐसी प्रार्थना करता है, वे सुख में कभी मातृभूमि को भूले ना और दुख में कभी कायर ना बने, अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा बलिदान के लिए वो तैयार रहें, ऐसा वो कामना करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा खोजबीन के लिए। माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजें और अपनी पत्रिका में बनाएं। पाठ पर आधारित गतिविधियों को छात्र छात्राएं मिलकर अपने शिक्षकों की सहायता से पूर्ण करें। तो यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी आपको दी गई है कि आप लाइब्रेरी में जाकर वहाँ से कुछ रचनाएं खोजें जो किसके लिए हो, माँ से संबंधित, उन पर कविता हो, कहानी हो, कुछ भी हो, इस तरीके से। तो देखेंगे, माँ से संबंधित 5 रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे माँ एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, माँ कहे एक कहानी, ये आपके मैथिली गुप्त की है जो कि 7th क्लास में फर्स्ट पोएम है। मेरी माँ सुमित्रानंद पंत की कविता है। माँ का आंचल, ये है आपके सुमंगल सिंह सुमन की कविता है। और माँ की याद रामधारी सिंह दिनकर की। इस तरीके से आप और भी या फिर इन्हीं पुस्तकों रचनाओं को जाकर पढ़ सकते हो। थैंक यू।